हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस हम 1 से लेके 25 तक डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको, किसी भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें डिमांड से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जितने भी डाउट्स होते हैं डिमांड से रिलेटेड, जो भी हमारा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर होता है, तो उससे रिलेटेड इन क्वेश्चंस से आपकी सारी क्वेरी को दूर किया जाए। फिर भी कोई और आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The demand curve for a product will shift आउटवर्ड्स टू द राइट व्हेन, यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए, वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। यानी कि देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाईं ओर की तरफ, बाहर की ओर जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है? द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, यानी कि जो हमारा जो उसी की जैसा जो स्थानापन अच्छे मूल्य का, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में वो राइस हो जाएगा उसका प्राइस। या फिर कंज्यूमर इनकम फॉल, कंज्यूमर की जो इनकम है डाउन होने पर होगा ऐसा। या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इन द फ्यूचर, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा। या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल, यानी कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में होगा? जब हमारी डिमांड फॉल होगी आउटवर्ड साइड में। तो देखिए हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी, या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है आउटवर्ड की, तो यहाँ पर ये तब होगा, ना ही कंज्यूमर की इनकम फॉल में होगा, ना ही जो फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तब होगा, और ना ही उस सिमिलर प्रोडक्ट में फॉल होगा। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उसी प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसमें फॉल आया, उसका राइज आ जाएगा। जब उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर राइज होगा, तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो आउटसाइड में वर्क करेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी है और उसके प्राइस जो है राइजेस में है, द रेवेन्यू विल, तब रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी? जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी वैसा ही रहेगा, राइज यानी कि बढ़ जाएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि ये देखेगा कि सप्लाई उस तरह से क्या उसकी रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी गुड के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक है और उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हमारा जो रेवेन्यू है, अब इसके लिए जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो रेवेन्यू यहाँ पर हमारा ऑफकोर्स बढ़ेगा ही। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। अब इसमें से कौन सा मार्केट फेलर का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है, फेलर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, यानी मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है। प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है। या फिर जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जो अकाउंट एक्सटर्नीज है उसको नहीं देख पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट फेलर के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो मेरिट गुड्स हैं या पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो मार्केट में वो किस तरह से वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ देखें तो एक्सटर्निटीज जो होती हैं उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेलर की बात की जा रही है। तो मार्केट फेलर उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो वर्किंग है वो मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है उसका। वो मार्केट में क्या काम है उसका, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और जो भी
मार्केट में कंडीशंस हो रही हैं उसका सारे लेखा जोखा रखना, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। जब वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फेलर्स ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी मार्केट फेलर की पोजीशन में जा सकती है अगर वो इन सारी सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रूप या प्राथमिक कारण नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फिर फॉरेस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो हेयर ड्रेसिंग भी एक एक्टिविटी है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड बैंकिंग भी। जबकि फॉरेस्ट्री बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी की प्राइमरी सोर्स में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ, यानी कि जो हमारा जो प्राइस है गुड्स का वो उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा। द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा करंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, या फिर जो हमारा करंट प्राइस है इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, या फिर हमारी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी सप्लाई से, या फिर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसमें कमी आ जाएगी उसकी कॉस्ट में। तो देखिए जब हमारे माल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने सेट करके रखा है उससे हमारा जो करंट प्राइस होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो हमारा यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम हमने सेट किया होता है उससे हमारा करंट प्राइस क्या हो जाता है, लो चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी किसके थ्रू मेजर की जाती है, द ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म के आउटपुट पर, द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, यानी कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ पर, टोटल आउटपुट या टोटल इनपुट पर, या फिर टोटल आउटपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जो भी हमने टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यानी कि टोटल कितना आउटपुट आया है और उससे कितना इनपुट निकल कर आया है। आउटपुट इनपुट के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक उच्च और स्थिर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अच्छा और स्टेबल है, यानी कि स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। या फिर अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कम और स्टेबल लेवल का हमें इन्फ्लेशन देना है, या फिर अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की तो आपको ही पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक हमारा किस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पॉलिसीज़ की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे फिट बैठते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है हम हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और वो इनका क्या हो, स्टेबल लेवल का हो, यानी कि किसी को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट करें दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम पीरियड का हो और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन हो जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट अपना बना के रखा है उतने तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
हु वॉज द फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वॉज टू मेक प्रॉफिट, यानी कि पहले किसने बताया था कि बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। मिल्टन फ्राइडमैन ने, मार्केट मार्केट रिचर ने, एलेन स्टेनबर्ग ने, या फिर जॉन क्रेन ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बताया था मिल्टन फ्राइडमैन ने कि एक बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट को बनाना। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन था एक तरह से, मतलब एज इट इज, आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज बस नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीपीई। पीपीई की ये यहाँ पे जो और या फिर P3 जो इनिशिएटिव होता है उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। पब्लिक पॉलिसी पेपर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन, या फिर पर्सनल प्रोडक्शन प्रपोजल। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा। पीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पीएफआई इनिशिएटिव। अब पीएफआई की फुल फॉर्म बतानी है। प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव, प्राइवेट फिजिकल इनिशिएटिव, पब्लिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव, या फिर प्राइवेट फाउंडेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव यहाँ पे पीएफआई का फुल फॉर्म होता है। द टर्म लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफर्स टू, यानी कि जो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टर्म है वो हमें क्या बताता है। ऑप्शंस हैं द नीड टू डिले इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए खतरे के कारण औद्योगिकरण में देरी की आवश्यकता है, ये बताता है। या फिर ये बताता है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एज दे सीक टू कैच अप टू द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिचर इकोनॉमी, यानी कि बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जो भी रिचर कंट्रीज हैं उनके लेवल पर आने में। थर्ड ऑप्शन है द बिलीव दैट इट इज टू लेट फॉर मैनी कंट्रीज टू इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि ये विश्वास किया जाता है, ये सोचा जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लेट हो गई हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है डेट वी आर हाउ एंटरिंग अ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, जैसे कि या फिर यहाँ पर ये है कि हम जो हमारा जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड है उस पीरियड में हम एंटर नहीं कर पाए हैं, कैसे एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि कोई भी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो लेट हो चुकी हैं इंडस्ट्रियलाइज होने में। ठीक है, यानी कि वो अभी भी पुराने पैटर्न पे चल रही हैं, वहाँ उनकी कंट्रीज में इतनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई हैं, उनकी यहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है। ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो लेट हो चुकी हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज हैविंग द डेवलपमेंट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टिग्लिट्ज, या फिर अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि हमारा डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन हमारी क्या सिचुएशन होगी, हमें ये बताना है। ऑल फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सारी फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। फ्यू फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कुछ फर्म्स जो हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। ऑल फर्म्स आर एट ब्रेक इवन पॉइंट पर होती हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में ये कहा जाता है कि सारी कंपनी जो होती हैं, सारी जो भी वहाँ पे फर्म्स होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं एज अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें वो भी मार्केट प्राइस पर, तो हमारी किसके बराबर होगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं वो कि मार्केट प्राइस के रेफरेंस में। तो यहाँ पर जो हमारा जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो हमारे फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट के कंपैरिजन में डिफाइन किया जाएगा, वो हमारा इक्वल होगा इसके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा ऑलवेज इक्वल होता है नेट नेशनल जो नेट नेशनल इनकम होती है मार्केट प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज अ सिंगल बायर इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर सिंगल बायर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम सिंगल बायर की बात करें तो वो होता है हमारा
मोनोप्सोनी। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बायर की बात की जा रही है जो कि मोनोप्सोनी में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, अ फर्म इज हैविंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन्स, यानी कि एक फर्म है जिसका रिटर्न स्केल जो है इंक्रीजिंग लेवल पर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट पर है, कांस्टेंट कॉस्ट पर है, डिक्रीजिंग कॉस्ट पर है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर एक फर्म इंक्रीजिंग रेट टू स्केल पर है तो इसका मतलब यहाँ यहाँ ये होता है कि उसका स्केल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग लेवल पर है, इट्स हैविंग डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन होता है वो हमारा किस टर्म्स में मेजर किया जाता है। टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम प्रोडक्शन को अपने टोटल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मार्जिनल और एवरेज के बेसिस पर भी। तो ये तीनों ही मेजर टू एक तरह से हम बोल सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्शन को चेक कर सकते हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, which is not covered under the scope of managerial economics। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा कवर नहीं किया जाता, हमें ये बताना है। प्रॉफिट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग थ्योरी, प्राइसिंग पॉलिसी, या फिर प्रोडक्ट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग थ्योरी हमारा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि प्रॉफिट मैनेजमेंट हमारा मैनेजरियल पार्ट है। प्राइसिंग पॉलिसी देखना मैनेजरियल पार्ट है, या और प्रोडक्शन एनालिसिस करना भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जबकि अकाउंटिंग थ्योरी हमारे अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इस पे लाइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, डिमांड एनालिसिस इंक्लूड, यानी कि जो डिमांड एनालिसिस होती है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है। डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड इलास्टिसिटी स्टडी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिमांड एनालिसिस के अंदर हम फोरकास्टिंग भी करते हैं, इलास्टिसिटी की स्टडी भी देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना इलास्टिसिटी है उसकी, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट प्राइस से कितना वेरी कर रहा है, ठीक है, कितना उस पर इफेक्ट पड़ता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। ये सारी चीजें हमारे डिमांड एनालिसिस के अंदर आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल है, आप इस सबको बता सकते हैं। qualitative relationship between demand and supply, quantitative relationship between price and demand, quantitative relationship between price and demand, या फिर quantitative relationship demand बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात की जा रही है, याद रखना है यहाँ पे फ्रेंड्स आप। तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है हमारा बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। और अगर इसके बाद ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमांड, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ गुड्स, गिवन गुड्स, फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमने एक्सेप्शन पढ़े हैं आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन भी बात करता है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, गिवन गुड्स भी बात करता है, एंड फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सब का आपको पता होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स इफेक्ट में क्या चीज़ें हैं, गिवन गुड्स में क्या है, एंड फ्यूचर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स में क्या है। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अवेलेबल, जॉइंट डिमांड, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
इसके इफ़ेक्ट की, तो देखिए और ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं हमारे, ये सारे ही हमें इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड के, क्योंकि देखिए अगर हमारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस हाई हो गया है और उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये क्या है, वहाँ पर इलास्टिसिटी और डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। सेम उसी तरह से अगर जॉइंट डिमांड है, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ जो उसका दूसरा प्रोडक्ट होगा जो उसके साथ जॉइंट में है, हम उसको भी कोई परचेस नहीं करेगा। ये भी इफेक्ट कर गया। थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब ये डिपेंड करता है कि इनकम का कौन कितना प्रोपोर्शन आपको स्पेंड करना है। हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि अपनी इनकम का सिर्फ 30% खर्च करता है, ठीक है। अब उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उस इंक्रीज इनकम का 30% नहीं, वो पहले जितना खर्च करता था अभी भी वो उतना ही खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जितना खर्च करता है उस प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट कर जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। अब इसमें से कौन सा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का फंक्शन नहीं है? इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि हमारा इंडस्ट्रियल मार्केट रिसर्च देखना, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट आ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी मार्केट, ये हमारा फाइनेंस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। अब इसमें से कौन सा हमारा जो डिमांड के टाइप्स नहीं है? प्राइस डिमांड, डिराइव डिमांड, सप्लाई डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड। तो देखिए यहाँ पर प्राइस डिमांड, डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड, ये तीनों पार्ट हैं, जबकि सप्लाई डिमांड हमारा टाइप ऑफ डिमांड में नहीं आता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन सा इसका टाइप नहीं है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी या फिर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। तो आपने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, कितने टाइप्स की हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो देखिए उसमें से अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर प्राइस पढ़ी है, इनकम पढ़ी है और एडवर्टाइजिंग पढ़ी है। सप्लाई इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।